वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट पार्ट 5 नंबर्स का असली टेस्ट। पार्ट 4 में हमने देखा था कि परफेक्ट स्टॉक अक्सर चमकदार नहीं बल्कि बोरिंग नाम और सिंपल बिजनेस के पीछे छुपा होता है। पीटर लिंच ने बताया था कि हॉट स्टॉक्स, फैंसी नेम्स और नेक्स्ट बिग कंपनी वाली स्टोरीज इन्वेस्टर को जल्दी एक्साइट करती हैं, लेकिन वही एक्साइटमेंट कई बार सबसे महंगा ट्रैप बन जाती है। लेकिन पार्ट 4 ने एक सवाल अधूरा छोड़ा था। अगर हमें कोई परफेक्ट लुकिंग कंपनी मिल गई तो कैसे पता चले कि उसकी कहानी सच है या सिर्फ मार्केट की चमक? इमेजिन कीजिए, एक इन्वेस्टर रात को टेबल लैंप के नीचे बैठा है। सामने एनुअल रिपोर्ट खुली है, फोन पर स्टॉक की प्राइस चमक रही है और दिमाग में एक ही आवाज घूम रही है, ये कंपनी सच में फ्यूचर वेल्थ बनाएगी या मैं सिर्फ एक सुंदर कहानी खरीद रहा हूं? यही पार्ट 5 शुरू होता है, क्योंकि पीटर लिंच के लिए इन्वेस्टमेंट की असली कोर्ट में भावनाएं नहीं, अर्निंग्स और फैक्ट्स गवाही देते हैं। मार्केट में स्टोरीज तेज दौड़ती हैं। कोई बोलता है कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कोई बोलता है प्रोडक्ट हिट है, कोई बोलता है मैनेजमेंट विजनरी है। लेकिन लिंच पूछते हैं अर्निंग कहां है, पैसा कैसे आएगा, और जो प्लान बताया जा रहा है क्या वो नंबर्स में दिख भी रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस किसी हवा में नहीं टिकता, वह अर्निंग्स, एसेट्स और बिजनेस क्वालिटी के सहारे ही टिकता है। एक कंपनी की वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग मानते हैं कि फ्यूचर में वो ज्यादा कमाएगी, ज्यादा एसेट्स बनाएगी या अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगी। अगर ये रीजन क्लियर नहीं है तो स्टॉक खरीदना वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में किसी आवाज के पीछे चलना। पीटर लिंच कहते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी का प्लान समझा जा सकता है। कंपनी प्राइस बढ़ाएगी, कॉस्ट घटाएगी, नए स्टोर्स खोलेगी, पुराने कस्टमर्स को ज्यादा बेचेगी, लॉस मेकिंग यूनिट को ठीक करेगी। जब प्लान समझ में आ जाए तो इन्वेस्टर का अगला काम प्रिडिक्शन नहीं, ट्रैकिंग है। देखना है कि कंपनी सच में अपने प्रॉमिस की तरफ बढ़ रही है या नहीं। यहीं से अर्निंग्स का असली टेस्ट शुरू होता है। अर्निंग्स सिर्फ एक नंबर नहीं, कंपनी की हार्ट बीट है। अगर हार्ट बीट मजबूत है, स्टेडी है और ग्रोथ के साथ चल रही है तो स्टोरी में जान है। अगर हार्ट बीट कमजोर है तो बाहर की चमक काम नहीं आएगी। अब आता है पीई रेशियो, जिसे कई लोग कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन इसका बेसिक मतलब सिंपल है। इन्वेस्टर हर एक रुपए की अर्निंग्स के लिए कितना प्राइस दे रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस बहुत तेज भाग गया और अर्निंग्स पीछे रह गई तो पीई ऊंचा हो सकता है। इसका मतलब मार्केट फ्यूचर से बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहा है। लेकिन हाई पीई हमेशा गलत नहीं होता। अगर कंपनी सच में फास्ट ग्रो कर रही है तो मार्केट कभी कभी हायर प्राइस देने को रेडी होता है। लो पीई भी हमेशा बार्गेन नहीं होता। कभी कभी स्टॉक इसलिए सस्ता दिखता है क्योंकि बिजनेस गिर रहा होता है और फ्यूचर अर्निंग्स कमजोर होने वाली होती हैं। यानी पीई रेशियो एक सिग्नल है, फाइनल जजमेंट नहीं। ये सवाल पूछता है, जवाब नहीं देता। लिंच के लिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पीई को कंपनी की कैटेगरी और ग्रोथ स्टोरी के साथ पढ़ता है। स्लो ग्रोअर का हाई पीई डेंजर सिग्नल हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ स्लो है तो एक्सपेंसिव प्राइस जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। स्टॉलवर्ट कंपनी में पीई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी रीजनेबल पीई पर मिले तो इन्वेस्टर को मेजर्ड और स्टेडी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। फास्ट ग्रोअर में पीई को ग्रोथ रेट से कंपेयर करना पड़ता है। अगर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बड़ा है और एग्जीक्यूशन साफ है तो कुछ प्रीमियम समझ में आ सकता है। सिक्लिकल में पीई सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है। पीक अर्निंग्स के समय पीई लो दिखता है, लेकिन वही साइकिल का टॉप भी हो सकता है। टर्न अराउंड में पीई कभी कभी यूजलेस हो जाता है क्योंकि अर्निंग्स डिप्रेस्ड या नेगेटिव हो सकती हैं। वहां सर्वाइवल, कैश और डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसेट प्ले में अर्निंग से ज्यादा एसेट की रियल वर्थ और अनलॉक पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है। जमीन, कैश, सब्सिडियरी या हिडन वैल्यू कहानी बदल सकते हैं। यही पार्ट 5 का पहला बड़ा इंसाइट है। सेम नंबर अलग कैटेगरी में अलग मीनिंग रखता है। अब सोचिए, इन्वेस्टर ने कोई स्लो ग्रोअर चुना तो उसका टेस्ट क्या होगा? यहां सवाल 10 गुना रिटर्न का नहीं, डिविडेंड और स्टेबिलिटी का होता है। अगर स्लो ग्रोअर रेगुलर डिविडेंड दे रही है, रिसेशन में भी पेमेंट रोकती नहीं और अर्निंग्स बिल्कुल कोलैप्स नहीं हो रही, तो वो अपने रोल में ठीक हो सकती है। लेकिन अगर स्लो ग्रोअर न ग्रोथ दे रही है न डिविडेंड, तो इन्वेस्टर को पूछना चाहिए, मैं यहाँ किस उम्मीद से बैठा हूँ? स्टॉलवर्ट की कहानी अलग है। ये कोई छोटा रॉकेट नहीं बल्कि बड़ी रिलायबल शिप जैसी कंपनी होती है। इसमें बाइंग प्राइस क्रिटिकल है। अगर आपने बहुत महंगे वैल्यूएशन पर खरीदा तो अच्छी कंपनी भी मीडियोकर रिटर्न दे सकती है। फास्ट ग्रोअर में एक्साइटमेंट नेचुरल है, लेकिन लिंच पूछते हैं ग्रोथ कहां से आएगी? नए स्टोर्स, नए सिटीज, नए प्रोडक्ट्स या सिर्फ पुरानी सक्सेस की कहानी? अगर कंपनी कहती है कि वो नए आउटलेट्स खोलेगी तो इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि पुराने आउटलेट्स प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। एक्सपेंशन तभी पावरफुल है जब यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो, वरना हर नया स्टोर ग्रोथ नहीं, नया बर्डन बन सकता है।
सिक्लिकल कंपनी में सेल्स ट्रेंड, इन्वेंट्री और इंडस्ट्री साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ रॉन्ग टाइमिंग इन्वेस्टर को बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। अगर डिमांड ऊपर है, प्राइसेस हाई हैं और एवरीवन ऑप्टिमिस्टिक है, तो शायद मार्केट ऑलरेडी गुड न्यूज प्राइस कर चुका हो। टर्न अराउंड में इन्वेस्टर को सबसे पहले ऑक्सीजन देखनी चाहिए। कंपनी के पास कैश कितनी है, डेट कितना है, लेंडर्स कितना टाइम देंगे। कई टर्न अराउंड स्टोरी सुंदर लगती हैं, लेकिन अगर कंपनी के पास सर्वाइव करने का टाइम ही नहीं तो रिकवरी सिर्फ शब्द रह जाती है। एसेट प्ले में सबसे बड़ा सवाल है, एसेट हिडन क्यों है और वैल्यू अनलॉक कैसे होगी। अगर कंपनी के पास वैल्यूएबल लैंड है लेकिन मैनेजमेंट उसे बेचने या यूज करने वाला नहीं, तो एसेट केवल पेपर कंफर्ट बन सकता है। अब आता है 2 मिनट ड्रिल। पीटर लिंच चाहते थे कि इन्वेस्टर अपनी स्टॉक स्टोरी 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सके। अगर आप 2 मिनट में नहीं बता सकते कि कंपनी क्या करती है, क्यों ग्रो करेगी, रिस्क्स क्या हैं और वैल्यूएशन क्यों ठीक है, तो शायद आपने कंपनी समझी नहीं। यह ड्रिल सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे कठोर टेस्ट है, क्योंकि अनक्लियर थिंकिंग लंबे एक्सप्लेनेशंस के पीछे छुप जाती है। एक इन्वेस्टर कहता है ये स्टॉक अच्छा है क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। लिंच के लिए ये आंसर कमजोर है। स्ट्रॉन्ग आंसर होगा, कंपनी इस प्रोडक्ट में लीडर है, सेल्स बढ़ रही है, डेट लो है, एक्सपेंशन प्रॉफिटेबल है और स्टॉक इंडस्ट्री से रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। 2 मिनट स्टोरी आपको एक्साइटमेंट से डिसिप्लिन में लाती है। ये पूछती है, क्या आपके पास थीसिस है या सिर्फ टिप। आज के सोशल मीडिया मार्केट में ये ड्रिल और जरूरी है, क्योंकि कई लोग 20 सेकंड रील देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं लेकिन 2 मिनट में बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर स्टोरी किसी स्ट्रेंजर की वॉइस नोट से शुरू हुई और फैक्ट्स पर खत्म नहीं हुई, तो रिस्क आपका है, कॉन्फिडेंस उसका नहीं। अब फैक्ट्स की जमीन पर चलते हैं। लिंच कहते हैं, कंपनी के बारे में जानकारी पाने के लिए इन्वेस्टर हेल्पलेस नहीं है। आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, कंपनी फाइलिंग्स देख सकते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं, स्टोर विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कस्टमर्स से बात कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन से सवाल भी पूछ सकते हैं। कई कंपनीज बेसिक क्वेरीज का जवाब देती हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी को अंत में फैक्ट सामने रखने ही पड़ते हैं। ग्राउंड चेक बहुत पावरफुल हो सकता है। अगर कंपनी रिटेल प्रोडक्ट बेचती है तो स्टोर शेल्फ कई बार स्प्रेडशीट से पहले संकेत दे देती है। प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, कस्टमर्स रिपीट कर रहे हैं या नहीं, कंपेटिटर ज्यादा अग्रेसिव है या नहीं, डिस्काउंट परमानेंट हो चुका है या टेम्पररी। लेकिन ग्राउंड चेक को भी बैलेंस चाहिए। एक स्टोर की भीड़ पूरे देश की डिमांड नहीं होती। एक सिटी की पॉपुलैरिटी नेशनल सक्सेस गारंटी नहीं करती। इसीलिए लिंच ऑब्जर्वेशन और नंबर्स को मिलाकर देखते हैं। आंखें क्लू देती हैं, नंबर्स कॉन्फर्मेशन देते हैं। अब फेमस नंबर्स की बात आती है। परसेंट ऑफ सेल्स सबसे अंडररेटेड नंबर है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत फेमस है लेकिन कंपनी की टोटल सेल्स में छोटा हिस्सा है, तो उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। पार्ट 4 में यही वार्निंग आई थी। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा स्टॉक तभी बनेगा जब वो कंपनी की अर्निंग्स पर मीनिंगफुल असर डाले। कैश पोजीशन दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू है। मजबूत कैश कंपनी को मुश्किल समय में ब्रीथिंग रूम देता है। कैश रिच कंपनी रिसेशन, टेम्पररी लॉस या एक्सपेंशन फेज में ज्यादा टिक सकती है। लेकिन कैश भी तभी यूजफुल है जब मैनेजमेंट उसे समझदारी से यूज करे। डेट फैक्टर और ज्यादा गंभीर है। डेट ग्रोथ को स्पीड दे सकता है, लेकिन गलत समय पर वही डेट कंपनी की गर्दन पकड़ लेता है। अगर डेट इक्विटी से बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट बर्डन हैवी है और कैश फ्लो कमजोर है, तो छोटी परेशानी भी बड़ा संकट बन सकती है। लिंच की सिंपल विजडम है, जिस कंपनी पर डेट नहीं है वो बैंक्रप्सी से बहुत दूर रहती है। डिविडेंड भी सिग्नल हो सकता है, खासकर स्लो ग्रोअर्स और मैच्योर कंपनीज में। रेगुलर डिविडेंड दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न कर रही है, लेकिन डिविडेंड ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी उधार लेकर डिविडेंड दे रही है या बिजनेस कमजोर होते हुए पे आउट मेंटेन कर रही है, तो डेंजर छुपा है। इन्वेंटरी भी हिडन वार्निंग है। अगर इन्वेंट्री सेल से तेज बढ़ रही है तो प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हो सकते। रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदाम भरते जा रहे हैं, शेल्व्स धीमी हो रही हैं और प्रॉफिट अभी रिपोर्ट में सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद डिस्काउंटिंग, मार्जिन प्रेशर और राइट ऑफ कहानी को पलट सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी बिजनेस की क्वालिटी बताता है। हाई मार्जिन कंपनी के पास बफर होता है, लो मार्जिन बिजनेस में छोटी गलती भी प्रॉफिट खा सकती है, लेकिन मार्जिन्स इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ने चाहिए। ग्रोसरी, एयरलाइन, सॉफ्टवेयर और लग्जरी प्रोडक्ट को एक ही स्केल पर जज करना गलत होगा। बुक वैल्यू एसेट प्लेज में यूजफुल हो सकती है, लेकिन हर एसेट बैलेंस शीट पर सच में मार्केट वैल्यू नहीं दिखाता। कभी जमीन अंडर वैल्यूड होती है, कभी इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड होती है, कभी गुडविल हवा जैसा होता है। इसलिए एसेट की क्वालिटी समझना जरूरी है। अब आता है रीचेकिंग द स्टोरी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बार का इवेंट नहीं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कंपनी खरीदने के बाद इन्वेस्टर को पूछते रहना चाहिए, क्या ओरिजिनल रीजन अभी भी वैलिड है?
अगर फास्ट ग्रोअर की ग्रोथ स्लो हो गई तो थीसिस बदल गई। अगर सिक्लिकल साइकिल टॉप से नीचे आ गया तो एक्सपेक्टेशन बदलनी चाहिए। अगर टर्नअराउंड का प्लान फेल हो रहा है, डेट बढ़ रहा है और मैनेजमेंट एक्सक्यूजेस दे रहा है तो होप को स्ट्रैटेजी मत बनाइए। अगर एसेट अनलॉक कभी हो ही नहीं रहा तो हिडन वैल्यू आपकी पेशेंस को परमानेंटली लॉक कर सकती है। रीचेकिंग का मतलब डेली प्राइस देखना नहीं है, इसका मतलब बिजनेस स्टोरी और फैक्ट्स को समय समय पर मैच करना है। मार्केट प्राइस हर दिन बदलता है, लेकिन बिजनेस की असली डायरेक्शन क्वार्टर्स और ईयर्स में खुलती है। यहां इन्वेस्टर को पेशेंस और अलर्टनेस दोनों चाहिए। सिर्फ धैर्य काफी नहीं, क्योंकि बैड बिजनेस में पेशेंस नुकसान बढ़ा सकता है, और सिर्फ अलर्टनेस भी काफी नहीं, क्योंकि हर छोटी गिरावट पर पैनिक लॉन्ग टर्म गेन खत्म कर सकता है। पार्ट 5 का मेजर टर्निंग पॉइंट यही है। रिसर्च का मतलब स्टॉक खरीदने से पहले किया गया होमवर्क ही नहीं, बल्कि ओनरशिप के दौरान चलती रहने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं, आप प्राइस नहीं, बिजनेस के छोटे ओनर बनते हैं। ओनर को अपने बिजनेस की हालत जाननी होती है। अगर आप रेस्टोरेंट के पार्टनर होते तो क्या आप कभी सेल्स, कॉस्ट, रेंट और कस्टमर्स नहीं पूछते? फिर स्टॉक में पैसा लगाकर सिर्फ प्राइस क्यों देखते हैं? लिंच का फ्रेमवर्क इन्वेस्टर को यही ओनरशिप माइंडसेट देता है। कंपनी की स्टोरी बोलो, कैटेगरी पहचानो, नंबर्स चेक करो, फैक्ट्स गैदर करो और फिर स्टोरी रीचेक करो। अब फाइनल चेकलिस्ट सामने आती है। छोटी कंपनी कंसिडर करो, लेकिन सिर्फ छोटी होने के कारण नहीं। डेट कम हो तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। बायबैक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन प्राइस और इंटेंशन समझना जरूरी है। पॉपुलर क्राउड स्टॉक से सावधान रहो, लेकिन अनपॉपुलर स्टॉक को भी बिना रीजन हीरो मत बना दो। डिविडेंड देखो, कैश देखो, इन्वेंट्री देखो, सेल्स कंट्रीब्यूशन देखो, पीई कंपेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी आगे ज्यादा कमाएगी कैसे, ये साफ देखो। अगर कोई स्टॉक आपकी 2 मिनट ड्रिल पास नहीं करता तो शायद उसे पोर्टफोलियो में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। पार्ट 5 का सैटिस्फाइंग पे ऑफ यही है। इन्वेस्टिंग में नंबर्स क्रिएटिविटी को मारते नहीं, बल्कि कहानी को सच के करीब लाते हैं। स्टोरी इन्वेस्टर को एक्साइटेड करती है, लेकिन नंबर्स उसे ग्राउंडेड रखते हैं। ग्राउंडेड इन्वेस्टर ही मार्केट के शोर में टिक सकता है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा टूल किट है। हमने एज समझा, इमोशन समझे, कैटेगरीज समझी, परफेक्ट स्टॉक के सिग्नल्स देखे और अब नंबर्स का टेस्ट भी देख लिया। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्टॉक खरीदना मुश्किल है, पर स्टॉक को सही समय तक होल्ड करना और सही समय पर छोड़ना उससे भी मुश्किल हो सकता है। पार्ट 6 में यही अंतिम कसौटी खुलेगी। कब खरीदना है, कब बेचना है, गिरावट में क्या करना है और क्यों मार्केट में पेशेंस कभी कभी सबसे पावरफुल वेपन बन जाता है। क्योंकि सबसे डरावना मोमेंट वो नहीं होता जब स्टॉक गिरता है, सबसे डरावना मोमेंट वो होता है जब इन्वेस्टर को समझ नहीं आता कि गिरावट अपॉर्चुनिटी है, वार्निंग है या उसके थीसिस का अंत। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है या आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी और के लिए बड़ी और काम की जानकारी बन सकती है। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है या आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल और सुझाव को पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी राय ही हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको बिजनेस, अर्थव्यवस्था और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, तो हमारे चैनल जीआरटी बिजनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। जीआरटी बिजनेस पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सटीक, संतुलित और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएं। हमारी खबरें और विश्लेषण विभिन्न समाचार एजेंसियों, सार्वजनिक स्रोतों और जनमत से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। हम हर तथ्य को यथासंभव जांचने और सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी किसी भी संभावित त्रुटि या विवाद की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित स्रोतों की होती है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप तक जानकारी का सही और भरोसेमंद दृष्टिकोण पहुंचे, ताकि आप किसी भी विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें।